हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स के अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा के लेक्चर नंबर 4 में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलसीआर सर्किट के बारे में। यानी एक ऐसा सर्किट जिसमें एल लगा हो, सी लगा हो, आर लगा हो और उसको किसी एसी सोर्स के साथ जोड़ दें, तब क्या होगा, वोल्टेज और धारा में क्या होगा, यही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी तक जिन सर्किटों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है ये भी है, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने इसको लेक्चर नंबर 2 में पढ़ दिया था। इन 3 सर्किटों के बारे में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था। उसके बाद ये जो 3 सर्किट हैं इनके बारे में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा था। पहले हमने केवल और केवल एक को लगाया, एक आर को लगाया, फिर एल को लगाया, फिर सी को लगाया। फिर हमने चेक किया कि इसमें क्या हो रहा है, धारा और वोल्टेज कैसे चल रहे हैं, वो बेसिक डिटेल हमने पढ़ी। फिर दो को लगा करके हमने चेक किया, ठीक है। तो ये सभी चीजें अगर आप देखना चाहते हैं, नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पे मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। जो इस लेक्चर में जो चीजें हम लोग यूज करने वाले हैं उसको थोड़ा सा देखते हैं। अगर किसी सर्किट में केवल और केवल रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट के बीच जो कलांतर होता है, ठीक है, कलांतर फाई का मान वह 0 डिग्री होता है। यानी कि आर में वोल्टेज और करंट दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर आर है, रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, तो वोल्टेज और करंट क्या होंगे, दोनों साथ साथ चलेंगे। अगर एल लगा है, एल का मतलब होता है स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व में क्या होता है, वोल्टेज और कलांतर के बीच जो करंट के बीच जो कलांतर होता है वो 90 डिग्री होता है और इसमें जो वोल्टेज होता है वह अग्रगामी होता है, आगे चल रहा होता है, ठीक है ना। इसमें वोल्टेज अग्रगामी होता है, किससे, करंट से। एल में क्या होगा बताइए, वोल्टेज 90 डिग्री करंट से आगे चल रहा होगा, करंट पीछे चल रहा होगा, वोल्टेज आगे चल रहा होगा। दोनों में कलांतर कितना है, 90 डिग्री। अगर सी है, कैपेसिटर है, संधारित्र लगा है, तो संधारित्र में भी वोल्टेज और करंट के बीच जो कलांतर होता है वह 90 डिग्री होता है और इसमें जो वोल्टेज होता है वह पश्चगामी होता है, यानी पीछे चल रहा होता है करंट से। यही बेसिक डिटेल आपको जानना है। एल में वोल्टेज आगे चल रहा होगा, सी में वोल्टेज नीचे चल रहा होगा। एक आगे चल रहा होगा तो दूसरा पीछे चल रहा होगा, ठीक है। तो L जहां भी मिलेगा उसमें वोल्टेज 90 डिग्री आगे चल रहा होगा, C जहां मिलेगा उसमें वोल्टेज 90 डिग्री पीछे चल रहा होगा। तो ये बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। यहां पे हमने पढ़ा था VL का जो मान होता है वह I एक्सियल होता है, जहां एक्सियल की जो वैल्यू थी, एक्सियल की वैल्यू कितनी थी, ओमेगा एल थी। ये भी बेसिक टर्म आपको पता होने चाहिए। VL इज इक्वल टू कितना होता है, I एक्सियल, और एक्सियल क्या होता है, ओमेगा एल। इसमें जो VC का मान होता है, यानी कैपेसिटर के सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है उसका मान होता है I XC, और जहां XC का जो मान होता है वह 1/ओमेगा C होता है, ठीक है। कहीं से कोई दिक्कत, ठीक। ये बेसिक चीज, इतनी चीजें आपको पता है जो हमने अभी अभी लिखा। तो एलसीआर सर्किट जो आज आपको पढ़ना है, समझिए आपको आ गया, कहीं से भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। पहले इतना नोट कर लीजिए बच्चों, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। नोट कर लिए, ठीक है। नोट तो कर ही लिए होंगे, हम रफ कर देते हैं, ठीक है। इन सब चीजों को हमने बहुत डिटेल में प्रीवियस में ही डिस्कस कर लिया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिकैप करते हैं। अब आपको जिस सर्किट के बारे में पढ़ना है, जो आप यहाँ पे पढ़ने आए हैं, उसको देखते हैं। वह सर्किट है आपका एलसीआर सर्किट, ठीक है। हेडिंग हम लगा देते हैं एलसीआर परिपथ, ठीक। यानी एक ऐसे परिपथ के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें एल लगा होगा, सी लगा होगा और आर लगा होगा, ठीक है। एलसीआर सर्किट, ठीक है। एलसीआर सर्किट, चलिए
हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक ऐसी परिपथ के बारे में बात करेंगे जिसमें एल लगा हो। ठीक है, तो चलिए एक परिपथ बनाते हैं, इसमें हमने क्या लगाया, एल लगाया। ठीक है, उसके बाद सी को लगाते हैं, सी को लगा दिया, कैपेसिटर ऐसे ही बनता है। फिर हम लोग क्या लगाएंगे, रेजिस्टेंस को लगाएंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। इसको हम लोग किस में जोड़ेंगे, एसी सोर्स के साथ जोड़ने वाले हैं, क्योंकि हम लोग प्रत्यावर्ती धारा परिपथ पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, इसको हमने क्या किया, एसी सोर्स के साथ जोड़ दिया। यहां पे हमारा एसी सोर्स सपोज करते हैं, यहां पे एसी सोर्स को ऐसे ही डिनोट किया जाता है। ठीक, मान लेते हैं जो ये एसी सोर्स लगाया गया है, यह जो प्रत्यावर्ती स्रोत है, ये किसी भी क्षण जो वोल्टता दे रहा है वह है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। किसी भी क्षण ये जो वोल्टता दे रहा है वो कितना है, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ये आपका क्या है, L है, ये क्या है, C है, ये क्या है, R है। इन तीनों को हमने कैसे जोड़ रखा है, श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है। इन तीनों को हम लोगों ने कैसे जोड़ रखा है, श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है। जब तीनों श्रेणी क्रम में होंगे तो किसी भी क्षण जो करंट इसमें होगा वही करंट इसमें होगा, वही करंट इसमें होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में करंट का मान नहीं बदलता है। ठीक है, क्योंकि यल, सी और आर तीनों किस क्रम में लगे हुए हैं, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। जब श्रेणी क्रम में है तो किसी भी क्षण इसमें धारा क्या है, सेम होगा। मान लेते हैं जो धारा है वह कितना है, आई है, उसकी दिशा ऐसी है। क्योंकि यहां पे प्रत्यावर्ती धारा है, मान और दिशा दोनों चेंज होते रहेंगे। हमने मान लिया कि किसी भी क्षण जो धारा की डायरेक्शन है वो ऐसे है। ठीक है, ओके, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हम लोगों ने माना कि इसके सिरों के बीच विभवांतर, इसके सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है उसका मान VL है। इसके सिरों के बीच का जो विभवांतर है उसका मान VC है। इसके सिरों के बीच का जो विभवांतर है उसका मान VR है। इतनी बात समझ में आई। चलिए, VL का मान देखिए, जो धारा का इक्वेशन होगा, धारा का इक्वेशन क्या होता है बताइए, धारा का इक्वेशन होता है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इतने सर्किट पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये सब चीजें तो आपको पता है। ठीक है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। देखिए इसमें क्या होगा, पहले ये बताइए, इसमें वोल्टेज और करंट के बीच यल है, स्वप्रेरकत्व है। इसमें वोल्टेज और करंट के बीच जो कलांतर होगा वह 90 डिग्री का होगा। ठीक है, यानी इसमें वोल्टेज आगे चल रहा होगा, करंट पीछे चल रहा होगा। इसमें बताइए क्या हो रहा होगा, इसमें वोल्टेज आगे चल रहा होगा, करंट पीछे चल रहा होगा, कितना, 90 डिग्री। अगर हम बात करें VL का मान, VL का मान, ठीक है, VL का मान बताइए क्या होता है। देखिए VL का मान एक होता है I एक्सियल, VL का मान क्या होता है, I एक्सियल होता है। और इसको अगर हम लोग फेज के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, V नॉट यल हो जाएगा, यानी V नॉट का यल वाला वैल्यू लेते हैं, फिर साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, क्योंकि धारा कहाँ है, ओमेगा टी पे है, तो जो हमें वोल्टेज मिलेगा वो पाई बाई टू आगे चल रहा होगा। आगे चल रहा है तो हमने क्या लिख दिया, प्लस लिख दिया। ठीक है, अच्छा VC का मान कितना होगा, यानी कि कैपेसिटर के सिरों के बीच का विभवांतर, तो IXC होगा। ये तो हम लोगों ने पढ़ा है। इसका मान कितना होगा बताइए, तो V नॉट C। अच्छा, इसमें क्या होगा बच्चों बताइए, इसमें वोल्टेज पीछे चल रहा होगा, करंट आगे चल रहा होगा। इसमें कैपेसिटर में वोल्टेज क्या हो रहा होगा, पीछे चल रहा होगा, करंट आगे चल रहा होगा। यानी कि इससे जो वोल्टेज होगा 90 डिग्री पीछे चल रहा होगा, तो 90 डिग्री पीछे यानी माइनस कर देंगे। ठीक है, तो साइन ओमेगा टी माइनस क्या हो जाएगा, पाई बाई टू हो जाएगा। इसमें रेजिस्टेंस में बताइए, रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज दोनों साथ साथ चलते हैं, यानी कि जो आपका VR होगा वह होता है IR, VR इज इक्वल टू होता है IR, और इसका जो मान होगा वह V नॉट R साइन ओमेगा टी। देखिए यहां भी ओमेगा टी, यहां भी ओमेगा टी, यानी दोनों क्या है, साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, इतनी बात कहीं से भी कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए अब हम बनाते हैं फेजर डायग्राम। हमें क्या निकालना है, इसमें आगे चल रहा है, इसमें पीछे चल रहा है, इसमें साथ साथ चल रहा है, तो जो परिणामी वोल्टेज मिलेगा,
जो परिणामी रिजल्टेंट वोल्टेज हमें मिल रहा है वो करंट से आगे चल रहा होगा कि पीछे चल रहा होगा, कैसे चल रहा होगा, इन्हीं चीजों को हमें क्या करना है, देखना है। चलिए इन चीजों को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फेजर डायग्राम के रूप में निकालते हैं, फेजर डायग्राम के रूप में चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या होता है, फेजर डायग्राम बनाने का आपको बहुत ही अच्छा तरीका हमने आपको बताया है। ठीक है, क्या होगा, रेजिस्टेंस लेंगे, ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस के सिरों के बीच का विभवांतर कितना है, VR है। अच्छा, रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज दोनों साथ साथ चलते हैं क्या, बताइए, करंट और वोल्टेज दोनों साथ साथ चलते हैं क्या? यानी यहां पे वोल्टेज अगर इस दिशा में चल रहा होगा तो करंट भी इसी दिशा में चल रहा होगा। बताइए, क्योंकि वोल्टेज और करंट रेजिस्टेंस वाले में, R वाले में साथ साथ चलते हैं। यानी वोल्टेज के चलने की दिशा और करंट के चलने की दिशा ऐसे है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं इसका। इसमें वोल्टेज आगे चल रहा होगा करंट से, कितना आगे चल रहा होगा, 90 डिग्री आगे चल रहा होगा। करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, तो इसमें जो वोल्टेज होगा वो इस करंट से 90 डिग्री आगे आगे चल रहा है, तो ऊपर बढ़ाएंगे प्लस वाले में, यानी कि जो करंट हमें वोल्टेज मिलेगा वह कुछ ऐसे मिलेगा। ये किसका वोल्टेज मिलेगा, VL। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। अरे करंट के चलने की दिशा ये, तो करंट इसमें जो वोल्टेज होता है वो 90 डिग्री आगे चलता है, तो करंट से 90 डिग्री आगे हो गया। फिर बताइए इसमें क्या होगा, कैपेसिटर में क्या होगा, कैपेसिटर में जो वोल्टेज होगा वह 90 डिग्री पीछे चल रहा होगा, करंट से 90 डिग्री पीछे, तो करंट के चलने की दिशा ये, पीछे के लिए नीचे करते हैं, ऊपर करते हैं आगे के लिए। ठीक है, तो पीछे चल रहा होगा, कितना पीछे चल रहा होगा, 90 डिग्री, यानी कि VC ये कितना है हमारा, 90 डिग्री। ठीक है, यानी VC का वोल्टेज ये, VR का वोल्टेज ये, VL का वोल्टेज ये। अब यहां से हमें रिजल्टेंट निकालना है, परिणामी को निकालना है। देखिए यहां पे 3 वेक्टर दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, 3 वेक्टर है, तो 3 वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकाल पाएंगे, परिणामी विभवांतर निकालना है, परिणामी वोल्टेज निकालना है, तो कैसे निकलेगा बताइए, 3 है, तो 3 का कैसे निकालेंगे, तो यहां पे हम लोग कुछ स्पेशल कंडीशंस लगाएंगे। मान लेते हैं, माना इनका परिणामी वोल्टेज बहुत आसान है, समझ करके लिखेंगे चीजें आ जाएंगी। वोल्टेज कितना है, V है। ये तीनों मिल करके कितना दे रहे हैं, सबसे पहले हम लोगों ने मान लिया V दे रहे हैं। ठीक है, तीनों मिल करके कितना दे रहे हैं, V। चलिए कुछ केसेस लगाते हैं और केसेस से हम लोग समझेंगे। केस नंबर फर्स्ट, पहले वाले केस में हम लोग पढ़ेंगे कि मान लेते हैं VL इज ग्रेटर देन VC। यदि VL का मान VC से बड़ा हो, VL ऊपर वाला बड़ा, VC नीचे वाला छोटा हो जाए, तब क्या होगा बताइए, ये दोनों एक दूसरे के ठीक विपरीत कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका परिणामी कैसे निकलेगा, इनका परिणामी निकलता है बड़े में से छोटे वाले को घटा देते हैं। अरे ये देखो ऊपर, ये नीचे, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत। इनका हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है, परिणामी निकालना है। तो परिणामी कैसे निकलेगा, परिणामी निकलता है बड़े में से छोटे वाले को घटा दें। हमने क्या माना है, VL बड़ा है, यानी ऊपर वाला बड़ा है। ठीक है, नीचे वाला क्या है, छोटा है। तो ऊपर वाला बड़ा है, तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाएंगे, इनका क्या आ जाएगा, परिणामी आ जाएगा। ठीक है, तो केस नंबर 1 में चलिए फेजर डायग्राम बनाते हैं। अच्छा, इन दोनों का, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो ऊपर के साइड आएगा, क्योंकि जो बड़ा है उसी का रिजल्टेंट आएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, बड़े में से छोटे वाले को घटा देते हैं, VL माइनस VC हो जाएगा। VR ऐसे कार्य कर रहा है, VR ऐसे कार्य कर रहा है। ठीक है, और इसी के साथ क्या है, हमारा करंट भी है। अब देखिए एक वोल्टेज इधर कार्य कर रहा है, वेक्टर इधर कार्य कर रहा है, दूसरा इधर कार्य कर रहा है। दोनों के बीच का जो कोण है वह कितना है, 90 डिग्री है। तो इनका जो रिजल्टेंट होता है, मान लेते हैं हम लोग इधर है कहीं पे। ठीक है, इनका जो रिजल्टेंट हमने माना है कितना है, V है। इतनी चीजें समझ में आई नहीं, बताइए, कहीं से कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताइए। ठीक है, ये VL माइनस VC, क्योंकि ये बड़ा था ये छोटा था, हमने कंडीशन लगाया, तो इनका परिणामी ऊपर वाले में से छोटे वाले को घटा करके ले आया। ये तो VR था ही। अब यहां पे 2 वेक्टर बचे, एक ये वाला, दूसरा ये वाला।
ठीक है, तो इन दोनों का परिणामी कैसे निकलता है? जब दो वेक्टर एक दूसरे में कार्य करते हैं तो इनके बीच में ही कई परिणामी होगा। ठीक है, अच्छा इस परिणामी भी का मान हमें क्या है? निकालना है। कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? परिणामी भी का मान निकालने के लिए भी स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर या इसका स्क्वायर करते हैं। चलिए भी आर का स्क्वायर प्लस इस वाले का स्क्वायर भी यल माइनस भी सी। अरे दो वेक्टर हैं, कैसे निकलता है? दो वेक्टर, एक वेक्टर इधर कार्य कर रहा है, दूसरा वेक्टर इधर कार्य कर रहा है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इनका रिजल्टेंट इधर होता है। जो आर का मान होता है, आर स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पे दोनों वेक्टरों के बीच का कोण 90 अंश है, कास 90 अंश का मान 0, ये पूरी क्वांटिटी हो जाएगी 0, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। यानी जो रिजल्टेंट का स्क्वायर, रिजल्टेंट हमने भी माना है भी का स्क्वायर, पहला वेक्टर ए स्क्वायर, यहाँ पहला वेक्टर हमने बी आर ले लिया है, बी आर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर, दूसरा वेक्टर क्या है? बी एल माइनस बी सी का स्क्वायर। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? भी आर स्क्वायर। चलिए यहां से भी स्क्वायर इज इक्वल टू भी आर का होल स्क्वायर। भी आर के स्थान पर क्या आई आर लिख सकते हैं? भी आर के स्थान पर क्या आई आर लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, यानी आई आर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस भी एल माइनस भी सी। भी एल के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? आई एक्स एल लिख सकते हैं। ठीक है, आई एक्स एल। भी सी के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? आई एक्स सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे आई एक्स सी हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर होगा, तो यहां से भी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां से देखिए आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस, अच्छा दोनों में आई आई कॉमन है क्या? आई को कॉमन कर लेते हैं, क्या बचेगा? एक्सएल माइनस एक्सी, टोटल का स्क्वायर स्क्वायर कर दिया। ये आई जो है इसको स्क्वायर में से बाहर निकालेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा। इधर देखिए भी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? आई स्क्वायर आर स्क्वायर। ये आई स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अरे आई है स्क्वायर है, बाहर निकालते हैं आई स्क्वायर। अंदर क्या बचा? एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है ना। अब चलिए देखते हैं, ये देखिए आई स्क्वायर दोनों में कॉमन है क्या? आई स्क्वायर इसमें भी है, आई स्क्वायर इसमें भी है, कॉमन कर लेते हैं। यानी जो भी स्क्वायर का मान आया वह आई स्क्वायर। ठीक है, क्या कॉमन है? इधर बचेगा आर स्क्वायर। ठीक है, इसको बड़े वाले ब्रैकेट में लिखते हैं आर स्क्वायर। देखिए इसमें भी आई स्क्वायर, इसमें भी आई स्क्वायर, कॉमन ले लिया, प्लस है प्लस लगा है। अब क्या बचा? एक्सएल माइनस एक्स सी। ठीक है, इसका स्क्वायर। ठीक, अब अंडर रूट में लेते हैं। ठीक है, यहां स्क्वायर है, दोनों पक्षों का लेते हैं वर्गमूल। इधर भी, इधर क्या बचेगा? आई, और ये पूरी की पूरी क्वांटिटी किस में हो जाएगी? करड़ी में हो जाएगी। यानी जो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आई इधर गुणे में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा। भी बटे आई इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर है। ठीक है, होल स्क्वायर। ठीक है, भी बटे आई क्या होता है बताइए? ये भी बटे आई है। भी बटे आई क्या होता है? भी बटे आई होता है आर रेजिस्टेंस, लेकिन यहां पे जो रेजिस्टेंस हम लोग देते हैं उसको क्या लेते हैं? जेड, जिसको कहा क्या जाता है? प्रतिबाधा। अब ये सब बेसिक चीजें आपको प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में समझ में आई होंगी। ठीक है, एक्सएल माइनस एक्सी, यानी जो जेड का मान आया, प्रतिबाधा क्या होता है थोड़ा देखिए। प्रतिबाधा यानी किसी भी परिपथ में समस्त अवयवों के द्वारा धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न की जाती है उसको प्रतिबाधा कहते हैं। तो जेड जो है वह प्रतिरोध ही है, लेकिन किसी परिपथ में आर के द्वारा, एक्सएल द्वारा, एक्सी के द्वारा, इन सभी के द्वारा जो बाधा उत्पन्न की जा रही है उसको हमने एक नाम क्या दिया? जेड दिया, प्रतिबाधा दिया। यानी जो जेड का मान आया वह कितना आया? इतना आया। अच्छा, यहां से रिजल्टेंट विभवांतर का मान इतना आ जाएगा। यही तो रिजल्टेंट विभवांतर था। हाँ, रिजल्टेंट विभवांतर था। अब हमें चेक करना है कलांतर। मान लेते हैं जो कलांतर है वही है, इतना है। अरे धारा इधर चल रही है, वोल्टेज परिणामी वाला इतना मिला जिसका मान ये था, तो दोनों के बीच कितने अंश का कोण है? 5। तो चलिए कलांतर का मान निकाल लेते हैं। चूंकि भी और आई के बीच कलांतर क्या है?
हमने माना है बीच कालांतर कितना है, फाई है। फाई का मान क्या होगा वही हम लोग निकाल रहे हैं। अच्छा tan फाई निकालें, ये ट्रिंगल बना देंगे तो tan फाई ये बटे ये होगा क्या, अरे यही जो चीज है इसको हम इधर लेकर आते हैं, ये वाली चीज इधर लेकर आते हैं। ठीक है, तो tan लगा देते हैं। tan लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, tan लगाएंगे तो ये यानी लंब के बटे आधार, लंब बटे आधार, ये ट्रिंगल बनेगा ना, ये वाला सपोज करते ये यहाँ पे लेकर चले आते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर खींच देते हैं, लेकर आना थोड़ी ना है। ठीक है ना, इसको ऐसे खींच देना है। ठीक है, तो ये बटे ये मतलब ये VL माइनस VC बटे ये सब बेसिक चीजें प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है, तो अब यहाँ पे हर चीज को अच्छे से डिस्क्राइब थोड़ी ना किया जाएगा। tan फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये बटे ये कितना है VL माइनस VC, VL माइनस VC बटे नीचे वाला क्या है VR है। ठीक है, VL क्या होता है, VL होता है I अक्सियल, VC क्या होता है I अक्सी, शायद से आपको दिख न रहा हो। VL क्या होता है IR होता है। ऊपर में से I को कॉमन करते हैं, tan फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए I इसमें भी है, कॉमन कर लिया, क्या आया यक्सियल माइनस यक्सी बटे क्या है IR, से कैंसल, tan फाई इज इक्वल टू क्या मिला, tan फाई इज इक्वल टू मिला यक्सियल माइनस यक्सी के बटे R। चलिए अच्छा यक्सियल यक्सी दोनों के वैल्यू को रख देते हैं, यक्सियल यक्सी की दोनों की वैल्यू रखिए। यक्सियल का मान क्या होता है ओमेगा एल, XC का वैल्यू कितना होता है 1 के बटे ओमेगा C बटे कितना आएगा R। ये हमारा आया है कलांतर, दोनों के बीच कलांतर कितना है, चाहे ये कहिए। अच्छा ये फेजर डायग्राम देख करके बताइए कौन आगे चल रहा है, आगे कौन चल रहा है, वोल्टेज किससे, करंट से, करंट ऐसे है वोल्टेज इधर है, यानी कि वोल्टेज आगे चल रहा है, करंट पीछे चल रहा है। कितना चल रहा है 5 डिग्री, अर्थात VI से 5 डिग्री अग्रगामी है, यानी वोल्टेज धारा से 5 डिग्री अग्रगामी है। किस कंडीशन में, इस वाले कंडीशन में, केस नंबर फर्स्ट है। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या माना है VL इज ग्रेटर देन VC, यदि VL का मान VC से ज्यादा हो जाए तब। नोट करिए, सब चीजें आपको स्पष्ट दिख रहा है, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। कितना आसान है बताइए, ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत आसान है, बस आपको कॉन्सेंट्रेट होकर के चीज़ों को समझना है। इधर उधर की चीज़ों में ध्यान लगाएंगे तो प्रॉब्लम खड़ी होगी। नोट कर लिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, रफ कर देते हैं। अब इसके बाद हम दूसरा केस लगाएंगे। मान लेते हैं ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है। अरे पहले कंडीशन में हमने माना ये बड़ा ये छोटा, अब हम मान लेंगे ये छोटा है ये बड़ा है। ठीक है, तब क्या होगा, ठीक है, एकदम बेसिक चीज है, एकदम ऐसे ही होगा, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। रफ करते हैं, ठीक है, रफ कर देते हैं। अब केस नंबर कौन सा है, सेकेंड। ठीक है, केस नंबर हमारा क्या है, सेकेंड है। केस नंबर सेकेंड में हम लोग क्या लेंगे बच्चों, VL इज लेस देन VC, या फिर हम कहते हैं केस नंबर सेकेंड, केस नंबर 2 क्या है, VC इज ग्रेटर देन VL, यदि VC यानी कि इसका वोल्टेज ज्यादा हो इसका कम हो। समझ रहे हैं, चलिए देखिए, ये दोनों वोल्टेज ठीक एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे हैं। हाँ, दोनों एक दूसरे के ठीक विपरीत कार्य कर रहे हैं। अब ये ज्यादा है तो जो परिणामी आएगा इसमें से ये वाला घटा करके आएगा। चीजें समझ रहे हैं, ये ज्यादा है ना तो इसमें से ये वाला घटाएंगे, परिणामी आएगा, दिशा क्या होगा, जो ज्यादा वाले का होगा। ज्यादा यही है, इसकी दिशा नीचे के साइड, जो परिणामी आएगा इसका उसकी दिशा भी क्या होगी, नीचे के साइड। ये तो कोई इफेक्ट ही नहीं डाल रहा है, इसकी दिशा ऐसे ही रहेगी। यानी जो फेजर डायग्राम बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये VR है, इसकी दिशा, इसकी दिशा, इन दोनों का रिजल्टेंट नीचे के साइड होगा क्योंकि VC का मान ज्यादा है। VC का मान, परिणामी कितना होगा, बड़े में से छोटे वाले को घटाते हैं, यानी VC माइनस VL होगा। अच्छा, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो बीच में कहीं ऐसे रहा होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट यही होगा। मान लेते हैं इससे क्या है 5 डिग्री है, करंट इसके साथ ऐसे चल रहा है, VR के साथ ही करंट चल रहा है ना, ठीक, तो ये 5 डिग्री है,
इतनी बात फेजर डायग्राम सबको समझ में आई? कहीं से भी किसी को दिक्कत हो तो बताइए। देखिए ये VC माइनस VL निकला कैसे, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे थे। ये बड़ा था, बड़े में से छोटे को घटा दिया, दिशा बड़े वाले की होती है तो बड़े वाले की दिशा नीचे के साइड, इन दोनों का जो दिशा थी नीचे साइड। BR ऐसे कार्य कर रहा था। अब दो वेक्टर मिल गए, एक वेक्टर ये दूसरा वेक्टर ये, इन दोनों का परिणामी बीच में ऐसे कहीं होगा। अब इनका परिणामी कैसे निकलेगा, इनका परिणामी कैसे निकलेगा? जब दो वेक्टर होते हैं, दो वेक्टर किसी कोण पर कार्य कर रहे हैं, उनका परिणामी कैसे निकलता है? V स्क्वायर। ये परिणामी वोल्टेज है V, ध्यान दीजिएगा, पहले वाले का स्क्वायर यानी कि VR का स्क्वायर, ठीक है, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस VR माइनस VC का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा परिणामी वोल्टेज है। आप चाहे तो यहां से वर्गमूल ले सकते हैं। V इज इक्वल टू, इसके पहले वाले में हमने वर्गमूल नहीं लिया था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा VR स्क्वायर, टेक VR माइनस VC, सॉरी VR नहीं है, ये गड़बड़ हो रहा है, VC माइनस VL है ना, अरे देखिए यहाँ पे VC माइनस VL है ना, ठीक है, तो VC माइनस VL, VC माइनस VL, VC माइनस VL का होल स्क्वायर, ठीक है। ये जो आया ये हमारा क्या है? परिणामी वोल्टेज है, परिणामी वोल्टेज है, ठीक है, यही है हमारा परिणामी वोल्टेज। अब चलिए प्रतिबाधा का मान निकालते हैं। प्रतिबाधा कैसे निकलेगा? V इज इक्वल टू क्या होगा? देखिए यहां पे V स्क्वायर R, VR का मान कितना है? IR, स्क्वायर करेंगे तो I का स्क्वायर भी होगा, R का भी स्क्वायर होगा, I स्क्वायर R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस VC, VC का मान कितना है? IXC माइनस VL, VL का मान कितना है? IXL, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। देखिए इसमें भी I कॉमन, इसमें भी I कॉमन, दोनों में कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं। V इज इक्वल टू कितना होगा? यहां पे देखिए I स्क्वायर R स्क्वायर, देखिए यहां भी, लेकिन स्क्वायर है, जब भी बाहर निकलेगा तो स्क्वायर के रूप में बाहर निकलेगा, यानी I स्क्वायर निकलेगा। इधर क्या बचेगा? XC माइनस XL का होल स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर हमने बाहर निकाल लिया। अब देखिए I स्क्वायर इसमें भी है, I स्क्वायर इसमें भी है, इन दोनों में से I स्क्वायर को कॉमन करते हैं, ठीक है, इन दोनों में से I स्क्वायर को कॉमन करिए। V इज इक्वल टू कितना होगा? तो अंडर रूट में आपका हो जाएगा I स्क्वायर, अंदर क्या बचा है? R स्क्वायर, हाँ R स्क्वायर माइनस XC माइनस XL का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको कुछ बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। ये I स्क्वायर इस करड़ी में से बाहर निकल जाएगा, बाहर निकलेगा तो कितना होगा? I, ठीक है, R स्क्वायर माइनस XC माइनस XL का होल स्क्वायर, ठीक है। ये I गुणे में इधर आएगा भाग में, V बटे I बराबर कितना हो जाएगा? R स्क्वायर माइनस XC माइनस XL का होल स्क्वायर, ठीक है। V बटे I क्या होता है? प्रतिबाधा Z होता है, ठीक है, तो Z बराबर कितना हो जाएगा? R स्क्वायर माइनस, सॉरी ये माइनस कहां से आ गया? प्लस है ना, तो प्लस करिए प्लस करिए प्लस करिए प्लस करिए, XC माइनस, वेरी वेरी सॉरी, ठीक, ये हमारा है Z का वैल्यू, यानी कि जो प्रतिबाधा Z आया वो कितना आया? R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। अब चीजों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कुछ चीजें हम यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाले हैं। V इज इक्वल टू सॉरी, इसके पहले हमें निकालना है कलांतर। चलिए उन चीजों को बाद में देखेंगे, पहले कलांतर देख लेते हैं। tan फाई का मान, कलांतर कितना होगा? कलांतर निकालने के लिए देखिए हम tan फाई यानी कि लंब बटे आधार होगा, ये बटे ये होगा, ये बटे ये होगा, तो ये कितना है? VC माइनस VL है, VC माइनस VL है, बटे आधार, आधार कितना है? VR है। VC का मान कितना होता है? IXC, VL का मान कितना होता है? IXL, बटे VR का मान कितना होता है? IR, I इसमें भी है, इसमें भी कॉमन लेकर के काट देंगे, क्या बचा? tan फाई इज इक्वल टू XC माइनस XL बटे R। XC का मान कितना होता है? 1 के बटे ओमेगा C, XL का मान कितना होता है? ओमेगा L बटे R, ठीक है। ये हमारा आ गया कलांतर। देखिए कितना सरल है, प्रीवियस वाला पढ़ा एकदम वही आ गया,
एकदम ऐसे ही है, बहुत आसान है। यानी यहां पे जो होगा वो बड़े में से छोटे को घटाया जाएगा। इसके पहले जो जेड का मान आया था पहले वाले कंडीशन में, वो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो बड़े में से छोटे को घटा करके हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आसान है, चीजों को समझिए। ये परिणामी वोल्टेज का मान, ये प्रतिबाधा का मान, ये क्या है, कलांतर है, ठीक है। इन्हीं तीनों चीजों को हमें निकालना होता है। नोट करिए वीडियो को पॉज करके, बहुत आसान है। सिमिलरली आप इसी प्रकार लिख करके चीजों को सॉल्व मत करिए, आसानी से नोट कर लीजिए, ठीक है। कहीं से भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, इतना सरल है। आई थिंक आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है। इसका जो तीसरा वाला पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, उसी को हम लोग समझेंगे। इसको पहले नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रफ करते हैं। रफ कर दें, चलिए। आई थिंक ये सब चीजें इतना सरल है कि अब आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अगर आपने सभी वीडियोस देखा है, सभी लेक्चर देखे हैं, तो ये आपको बहुत आसान लग रहा होगा। अब ये सब चीजें आप लोग अपने मन से कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तीसरे कंडीशन में, इंपॉर्टेंट कंडीशन में हम लोग देखेंगे। अब बताइए, दो चीजें हमने देख लिया, ये बड़ा हो या फिर ये बड़ा हो। अब चेक करते हैं दोनों जब बराबर हो। जो तीसरा इंपॉर्टेंट केस बचा है वो क्या है, केस नंबर 3 में हम लोग देखेंगे कि इफ यदि VL इज इक्वल टू VC। अच्छा बच्चों, VL इज इक्वल टू VC, और क्या कह सकते हैं, VL बराबर है VC के। तो VL क्या होता है, IXL, VC क्या होता है, IXC, I से कैंसल, यानी XL बराबर XC। XL बराबर XC कहिए या फिर VL बराबर VC कहिए, या XL बराबर XC हो, ठीक है। यदि VL बराबर VC हो या फिर XL बराबर XC हो, तब क्या होगा, समझिए। ये इसके बराबर, जब दो वेक्टर ठीक एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रही हो, तो उनका जो वेक्टर और दोनों का परिमाण क्या हो, बराबर हो, मैग्नीट्यूड इक्वल हो, तब दोनों का परिणामी क्या होगा, 0 होगा। अरे दो वेक्टर हैं, एक फोर्स इधर 5 न्यूटन लगाइए, दूसरा इधर लगाइए, इक्वल इक्वल। देखिए, एक फोर्स इधर 5 न्यूटन का लगाइए, एक फोर्स इधर 5 न्यूटन का लगाइए, दोनों फोर्स क्या है, इक्वल, बराबर। जब दोनों फोर्स बराबर हैं तो रस्सी न इधर जाएगी न उधर जाएगी, बीच में ही अटकी रहेगी। यानी जो नेट फोर्स का मान है, नेट बल का मान है, वह क्या है, 0 है। यानी यहां पे दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर नीचे कार्य कर रहा है, दूसरा वेक्टर ऊपर का है, दोनों का परिमाण क्या है, बराबर है। यानी ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, कैंसल कर देंगे, कैंसल कर देंगे। यहां पे जो नेट वोल्टेज हमें मिलेगा वह क्या मिलेगा, VR बच्चों मिलेगा, ठीक है। अतः क्या हो जाएगा, अच्छा चलिए चेक कर लेते हैं। इसके पहले V² का मान हम लोग कैसे निकालते थे, हम लोग निकालते थे VR का स्क्वायर। ये चीज अगर आपको न समझ में आई हो तो बहुत आसान है, ऊपर नीचे सेम सेम, समान समान है, कैंसल हो गया, केवल बचा क्या, VR। यानी जो V होगा वह VR के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, अभी हम निकाल रहे थे VL माइनस VC का होल स्क्वायर, यही निकालने का तरीका था ना, VL माइनस VC का होल स्क्वायर। चूंकि दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं तो घट जाएंगे, 0 आएगा, 0 होगा तो V यहां अंडर रूट लेने के V बराबर VR हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका भी अपना सकते हैं, लेकिन ये अच्छा तरीका है, आसानी से आप लोग कर सकते हैं। क्या, ये कैंसल, जो नेट वोल्टेज होगा वह कितना होगा, VR, क्योंकि यही तो बच रहा है, अब यही तो वोल्टेज देगा। अतः V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, VR हो जाएगा। नेट वोल्टेज का मान कितना हो गया, V इज इक्वल टू VR। अच्छा, V का मान कितना होता है, V का मान कितना होता है, V बराबर होता है IZ। V बराबर कितना होता है, IZ, जहां Z क्या होता है, अरे टोटल परिणामी वोल्टेज है, तो जो रेजिस्टेंस लेंगे वो भी परिणामी वाला लेंगे, यानी प्रतिबाधा लेंगे, कुल मिलकर के कितना विरोध कर रहे हैं वो वाला लेंगे। तो V बराबर क्या है, IZ। तो IZ इज इक्वल टू VR, VR बराबर क्या होता है, IR। यानी I से क्या होगा, कैंसल, Z बराबर क्या आ गया, R आ गया बच्चों। Z यानी कि Z क्या होता था, जो कुल मिलकर के विरोध करने वाले थे, ये
यानी इस कंडीशन में केवल और केवल विरोध करने वाला, धारा का विरोध करने वाला कौन है? रेजिस्टेंस आर है, बाकी कोई भी नहीं है। यानी यहां पे जो जेड हमने मिला, यहां पर जो जेड मिला वह क्या मिला? मिनिमम मिला, बहुत ही कम मिला। क्यों? क्योंकि न ये विरोध कर रहा है न ये विरोध कर रहा है। कब? जब VL इज इक्वल टू VC हो जा रहा है, जब XL XC के बराबर हो जा रहा है, तो न ये विरोध कर रहा है धारा का, न ये विरोध कर रहा है, केवल और केवल रेजिस्टेंस R विरोध कर रहा है, यानी प्रतिबाधा एकदम कम। जब विरोध करने वाला एकदम कम तो धारा का मान एकदम हाई। अरे रेजिस्टेंस ही नहीं है तो धारा हाई नहीं जाएगा, यानी यहां पे अतः I क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। बताइए I क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। क्यों? अरे प्रतिरोध एकदम कम, विरोध करने वाला एकदम कम, तो आसानी से धारा का मान बढ़ता चला जाएगा, यानी I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I मैक्स हो जाएगा। I मैक्स यानी प्रतिरोध धारा बहुत ज्यादा, प्रतिरोध कम धारा बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा यानी एम्पलीट्यूड। अतः धारा का जो आयाम होगा, धारा ऐसे चल रहा होगा, ऐसे चल रहा होगा, ठीक है ना? किस रूप में? वेव के रूप में, ठीक है? धारा ऐसे ही चलता है, प्रत्यावर्ती धारा ना। तो एम्पलीट्यूड जो होगा धारा का वो बहुत हाई। कब? जब I का मान मैक्सिमम होगा। अतः धारा का आयाम अधिकतम होगा। और यहां पे हमने बताया है धारा का आयाम जब अधिकतम हो, धारा का आयाम क्या होगा? अधिकतम होगा, अधिकतम होगा। धारा का आयाम अधिकतम होगा और इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग बताइए क्या कहते हैं? अनुनाद की स्थिति कहते हैं, वैद्युत अनुनाद। इसे हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत अनुनाद कहते हैं, ठीक है ना? जब आयाम अधिकतम हो तो जो कंडीशन होती है उसको क्या बोला जाता है? वैद्युत अनुनाद। वैद्युत अनुनाद की स्थिति हमें कब मिली? कब मिली? हमें तब मिली जब VL इज इक्वल टू VC। वैद्युत अनुनाद यानी धारा का मान बहुत हाई। वैद्युत अनुनाद मतलब धारा का मान क्या है? बहुत ज्यादा है। कब मिला? VL इज इक्वल टू VC पे मिला, या फिर XL इज इक्वल टू XC पे मिला। समझ में आ रही नहीं बात? बताइए। चलिए देखते हैं वैद्युत अनुनाद में, वैद्युत अनुनाद की स्थिति में। बहुत आसान है, इन चीजों को हमने प्रूव भी किया है। वैद्युत अनुनाद किस सर्किट में? LC वाले सर्किट में हमने प्रूव किया था। वैद्युत अनुनाद की स्थिति में, वैद्युत अनुनाद की जब स्थिति होगी, स्थिति में वैद्युत अनुनाद की जब स्थिति होगी तो कब होगी? धारा का मान अधिकतम कब होगा? जब VL इज इक्वल टू VC या XL इज इक्वल टू क्या हो? XC हो। XL क्या हो जाएगा? XC के बराबर हो जाएगा। XL का मान कितना होता है? ओमेगा L होता है। XC का मान कितना होता है? 1/ओमेगा C होता है। ये ओमेगा इधर गुणे में है, इधर आएगा भाग में, यानी ओमेगा स्क्वायर। ये ओमेगा भाग इधर आया गुणा ओमेगा स्क्वायर, ये L गुणा इधर आया भाग, यानी कि 1 क्या बचा? LC। स्क्वायर है, हटाते हैं, वर्गमूल लेते हैं, तो 1 क्या होगा? अंडर रूट में LC। ओमेगा का मान कितना होता है? शुरुआत पहले लेक्चर में हमने बताया था 2πf होता है, ठीक है? LC 2πf इधर गुणे में इधर जाएगा भाग में, यानी कि जो f का मान आया वह कितना आया? 2π अंडर रूट LC। ये जो फ्रीक्वेंसी आई है बच्चों, इस फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है अनुनादी आवृत्ति। इसे अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। ये क्या है? अनुनादी आवृत्ति है। एकदम आसान भाषा में हमने समझा। अनुनादी आवृत्ति यानी कि जब आवृत्ति क्या है? हाई है। देखिए ये कब मिला? अनुनादी आवृत्ति कब मिला? जब XL इज इक्वल टू XC, XL इक्वल टू SC, मतलब वैद्युत अनुनाद यानी करंट का मान क्या है? बहुत ज्यादा है। वैद्युत अनुनाद के लिए अनुनादी आवृत्ति का मान कितना होता है? F इज इक्वल टू 1/2π अंडर रूट LC। अब यहां पे हमें बनाना है ग्राफ। क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। बहुत आसान तरीके से ग्राफ बनाएंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए कितना आसान है। देखिए इतना आसान है कि आप भूलना चाहेंगे भी तब भी नहीं भूल पाएंगे।
ये इतना आसान है कि अगर आप भूलना चाहें तब भी नहीं भूलेंगे, बहुत आसान है, नोट कर लीजिए इतना। अब चलिए हम लोग क्या खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ पहला देखिए, हमें 2 ग्राफ खींचना है। हमें जो ग्राफ खींचना है वो कितने खींचने हैं, 2 खींचने हैं। पहला ग्राफ हमने खींचना है जेड यानी प्रतिबाधा और इस एफ यानी अनुनादी फ्रीक्वेंसी के बीच में, जेड और एफ के बीच में खींचना है। दूसरा ग्राफ हमें खींचना है करंट और फ्रीक्वेंसी, ये जो अनुनादी आवृत्ति है इसके बीच खींचना है। ठीक है, तो इधर का हम लोग रफ करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से ग्राफ भी आपको समझ में आएगा जब से ये सब चीजें समझ में आई हैं। ठीक है, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए रफ करते हैं, बहुत ही आसान है, एकदम आसान है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। केस 3 रहने देते हैं, आप लोग आसानी से नोट करिएगा। चलिए ग्राफ 1, किसके किसके बीच में हमें ग्राफ खींचना है, ग्राफ 1 किसके किसके बीच में खींचना है, जेड एंड एफ के बीच में। ठीक है ना, ग्राफ 1 किसके किसके बीच में, जेड और एफ के बीच में। ध्यान से बहुत आसानी से चीजों को समझ जाएंगे, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एकदम मक्खन चीजें मिलेंगी आपको जेड एंड एफ के बीच में। देखिए एक साइड पे हम लोग बनाते हैं जेड को, इधर हमने जेड बनाया, इधर हम लोग क्या बनाते हैं, एफ को बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी को बनाते हैं। देखिए जेड निकालने का फार्मूला क्या है, सबसे पहले वो निकालिए। प्रतिबाधा निकालने का फार्मूला क्या था, आर स्क्वायर प्लस यक्सएल माइनस यक्सी का होल स्क्वायर। बड़े में से छोटे को घटा देते हैं। ठीक है, हालांकि दोनों की वैल्यू समान आएगी क्योंकि स्क्वायर लगा है, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। जेड बराबर क्या है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस यक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अच्छा यक्सएल क्या होता है, थोड़ा समझ लेते हैं। यक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल। ओमेगा एल की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई एफ। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई एफ, एल हो जाएगा। ठीक है, एक्स सी का मान कितना होता है, 1/ओमेगा सी, यानी एक्स एल, समझिएगा, सॉरी यहां पे यक्स सी का मान 1/ओमेगा सी, और ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई एफ सी है, सी लिख दिया। इसी वैल्यू को जेड निकालने का फार्मूला हम लोग चेक करते हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यक्सएल। यक्सएल का मान कितना है, 2 पाई एफ एल। एक्स सी का मान कितना है, 1/2 पाई एफ सी। यही है, z इज इक्वल टू यही आएगा ना। यहां से देखिए यक्सी का मान रख दिया, यक्सएल का मान रख दिया। इधर चीजों को रफ करते हैं, इधर हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ये z की वैल्यू हमें मिली। देखिए z और f के बीच में मान हमें निकालना है। चेक करते हैं कि क्या f की वैल्यू z पर निर्भर करती है, क्या f की वैल्यू z पर निर्भर करती है। चलिए अगर f का मान छोटा हो, f का मान क्या हो, छोटा हो, अच्छे से चीजों को समझिएगा। यानी ये जो फ्रीक्वेंसी है बहुत हमने छोटी ली है। देखिए ये बहुत छोटी है, तो ये वाली क्वांटिटी जब गुणा होगा तो बहुत छोटी आएगी, समझिएगा। f का मान क्या है, बहुत छोटा है। f का मान बहुत छोटा है, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर भी है। f का मान जब बहुत छोटा है तो ये वाली क्वांटिटी बहुत छोटी आएगी क्योंकि गुणे में है। लेकिन ये वाली क्वांटिटी, यहां भी तो f है, ये वाली क्वांटिटी बहुत बड़ी आएगी क्योंकि भाग दे रहे हैं। जब बहुत छोटी क्वांटिटी का गुणा करते हैं किसी में तो जो मिलता है वो भी हमें और छोटा मिलता है, लेकिन जब बहुत छोटी क्वांटिटी का भाग देते हैं किसी में तो जो हमें मिलता है वो और बड़ा मिलता है। तो ये तो बहुत छोटा है, लेकिन ये भाग देने के कारण जो आएगा बहुत बड़ा आएगा, बहुत बड़ा आएगा। स्क्वायर करेंगे और बड़ा आएगा, समझ रहे कि नहीं, और बड़ा आएगा। यानी कि ओवरऑल जो z का मान है वो क्या होगा, बहुत बड़ा आएगा। f का मान छोटा होगा तो z का मान बड़ा होगा। f का मान छोटा होगा तो z का मान क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि ये पूरी क्वांटिटी हमें लास्ट में क्या मिल रही है, बड़ा। उसके बाद चलिए चेक करते हैं, यक्स का मान हम लोग बड़ा कर देते हैं, यक्स का मान बड़ा हो, समझिएगा। देखिए f यहां है, यहां है, इन्हीं दोनों के मान को परिवर्तित करेगा। f का मान क्या है, बड़ा है, तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी, बड़ी आएगी। f का मान बड़ा है तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी, बड़ी। चूंकि f का मान बड़ा है तो इस बड़े का बहुत एक में भाग देंगे तो जो मान आएगा वो बहुत छोटा आएगा।
यानी ये क्वांटिटी क्या है कि बहुत छोटी, ये क्वांटिटी बहुत बड़ी, फिर भी ओवरऑल जो क्वांटिटी आ रही बड़े में से छोटे को घटा रहे हैं तो ये बहुत छोटी है, यानी ये जो ओवरऑल मान आएगा बड़ा आएगा, स्क्वायर करेंगे और बड़ा आएगा, यानी f का मान बड़ा आएगा, फिर z का भी मान क्या आएगा, बड़ा आएगा। इस बात को समझे कि नहीं? f छोटा था तब भी z का मान बढ़ा रहा था, लेकिन f बड़ा तो ये बड़ा, ये छोटा, बड़े में से छोटे घटाए, थोड़ा सा कम हुआ, स्क्वायर किया और बढ़ाया, यानी कि f का मान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, z का मान बड़ा ही आ रहा है। लेकिन एक ऐसी कंडीशन जरूर होगी जिस पर ये f बहुत कम होगा। बताइए, f का मान बहुत कम होगा, f का मान बहुत कम होगा किस पर? बताइए, कोई ना कोई कंडीशन होगी जिस पर f का मान बहुत कम होगा। वह कंडीशन क्या है? xl इज इक्वल टू xc। इस पर z देखिए, z क्या है? r के बराबर, यानी z बहुत कम। z देखिए, z किस पर निर्भर कर रहा है? f पर, और xl बराबर xc पर इस z का मान क्या है? बहुत कम है। ठीक है, तो f का मान बहुत कम होगा किस पे? xl इज इक्वल टू xc पर। ये 3 पॉइंट हमें मिले हैं, इन्हीं 3 पॉइंट के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे? ग्राफ को बनाएंगे। यानी कि z का मान बड़ा ही होगा, लेकिन एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जिसपे मान क्या होगा? f का बहुत छोटा होगा। ठीक है ना, सॉरी, यहाँ z का मान, ठीक है, यहाँ पे z का मान बहुत छोटा होगा, तो z का मान क्या है? बहुत छोटा है। ठीक है, चलिए अब ग्राफ बनाते हैं। देखिए, ग्राफ में हमें क्या करना है? z के मान को बड़ा रखना है, यानी ऊंचाई को बड़ा रखना है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट खोजना होगा जहां z का मान क्या होगा? बहुत कम होगा, यानी ऊंचाई क्या होगी? बहुत कम होगी। तो वो पॉइंट कुछ इस प्रकार से हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, z का जो मान है वह क्या है? बड़ा ही आ रहा है। z का मान क्या है? बड़ा है। ध्यान समझिएगा, z का मान क्या है? बड़ा है। ऊंचाई ज्यादा है, ऊंचाई ज्यादा है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट हमें मिला जहां z क्या था? एकदम मिनिमम था। ठीक है, जो z क्या था? मिनिमम था। यहाँ पे z मिनिमम आया और यह कम आया जब xl xc के क्या था? बराबर था। xl xc के क्या है? बराबर है। ठीक है, अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी जब xl xc के बराबर होगी तो जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी उसको हम लोग कहेंगे अनुनादी फ्रीक्वेंसी। यानी यहाँ पे जो हमें मिलेगा वो कैसी फ्रीक्वेंसी होगी? अनुनादी आवृत्ति वाली फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, अनुनादी आवृत्ति वाली फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये हमें मिला z और f के बीच का ग्राफ। अब हमको खोजना है, समझना है किसके किसके बीच का ग्राफ? I और f के बीच का ग्राफ। बहुत आसान है I और f के बीच के ग्राफ को भी खींचना, एकदम आसान तरीके से हम आपको समझाएंगे। चलिए, I और f के बीच का ग्राफ, ग्राफ नंबर 2, ग्राफ 2। ठीक है, ये ग्राफ आपको बनाना है, समझिएगा। ग्राफ 2 में हम लोग क्या कर रहे हैं? I और f के बीच ग्राफ खींच रहे हैं। ये हमारा I था, इस पे I है, ये f है। चूंकि देखिए z और f के बीच ग्राफ हमने खींचा है, हमें क्या करना है? अब I और f के बीच का ग्राफ खींचना है। चूंकि z बराबर क्या होता है? v के बटे I, यानी कि जो z का मान है वह I के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1/I। यानी I का मान कम होगा तो z का मान ज्यादा होगा। I का मान कम होगा, ये तो f कांस्टेंट है, f तो बदल नहीं रहा है, f के बीच ग्राफ खींचना है ना। z से हम लोग I का ग्राफ प्राप्त करना चाहते हैं। z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I है। I का मान कम, z का मान ज्यादा। देखिए, यहां z का मान क्या है? ज्यादा है। यहां z का मान क्या है? ज्यादा है। यदि I होगा, जब z का मान बहुत ज्यादा, तो जो I होगा वह बहुत कम होगा। समझिएगा, z का मान यहां क्या है? बहुत ज्यादा। फ्रीक्वेंसी तो है, ये है फ्रीक्वेंसी, यहां भी हमने लिया है। z का मान यह बहुत ज्यादा, यानी यहां I का मान जो होगा वो बहुत कम होगा, बहुत कम होगा, यानी I यहां होगा। ठीक है, एक ऐसा बिंदु हमें जरूर मिलेगा जहां z एकदम मिनिमम होगा यहां पे, यानी एक ऐसा बिंदु हमें जरूर मिलेगा जहां I मैक्सिमम होगा। अरे z मिनिमम तो I मैक्सिमम मान लेते हैं, वह बिंदु यहां है। ठीक है, उसके बाद हमें फिर z का मान बढ़ा, यानी फिर I का मान घटा होगा, I का मान यहां होगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग ऐसे ग्राफ खींच दिए। ये जो ग्राफ है वह क्या है? ये वाला जो ग्राफ है वह क्या है? I और f के बीच का ग्राफ है। ठीक है, नोट करिए, कहीं से भी कोई दिक्कत हो
तो आप लोग बताइए, कमेंट करिए। बहुत आसान है ग्राफ को खींचना। दोनों ग्राफ को हमने आपको खींच करके दिखाया। अनुनादी आवृत्ति क्या होता है, रेजोनेंस सर्किट क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस की। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।